किरण के खुला का फैसला सुनकर वो मायूस हो गया और जाने लगा, पर कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर रोहान रुक गया। रुख मोड़कर किरण को पुकारा। वो सीढ़ियों के सिरे पर रुक गई और हैरानगी से पीछे मुड़कर देखा। बाकी का लाया अमल मेरे कमरे में तय करते हैं, उसने उन दोनों को बारी बारी देखकर कहा और कमरे में चला गया। नूर और किरण ने एक दूसरे को ताज्जुब भरी नजरों से देखा। अब से जो भी प्लानिंग करेंगे मेरे कमरे में करेंगे, रोहान ने उन दोनों को हिदायत की। वो क्यों? नूर ने सवालिया अंदाज में पूछा। किरण भी पूरी तवज्जो से रोहान की जानिब मुतवज्जो थी। क्योंकि मेरे कमरे के अलावा सारे घर में खुफिया कैमरे लगे हैं, जिससे राना भाई हर वक्त ऑफिस या सफ़र में होते हुए भी तुम पर नज़र रखे हुए हैं। रोहान ने संजीदगी से किरण को देखते हुए कहा। किरण के साथ साथ नूर भी शॉक्ड हुई थी। अब मैं क्या करूँगी? किरण ने रोहान सी होकर कहा। रोहान सोच में पड़ गया और ठोरी पर हाथ रख के कमर में चक्कर काटने लगा। एक बात तो साफ हो गई है कि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। और रोहान रुक रुक कर सोच कर बोल रहा था, और निकली तो राना भाई को पता चल जाएगा। नूर ने रोहान का फिक्रा मुकम्मल किया। खुद तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, और मैं इस घर में कैद रहते हुए खुला की दरख्वास्त भी तो नहीं कर सकती। किरण चलते हुए बेड तक आई और इस तरह अपने सर पकड़ कर बैठ गई। रोहान को ना चाहते हुए भी किरण पर तरस आया। वो अपने भाई पर उसकी ये हालत बनाने पर गुस्सा भी कर रहा था, और अपने भाई पर उसकी ये हालत करने पर भी गुस्सा आ रहा था। तो फिर हमें एक टीम बनकर साथ में ये कार्रवाई सरअंजाम देना पड़ेगी, रोहान ने हतमी अंदाज में फैसला सुनाया। किरण ने सर उठाकर देखा। वो हमदर्दी से उसे ही देख रहा था। अपने ही भाई के खिलाफ आवाज़ उठाना आसान बात नहीं है रोहान, वो भी राना मुबशिर जैसे भाई। बहुत हिम्मत चाहिए होगी। किरण ने उदास नज़रों से उसे देखते हुए कहा। तो रोहान फीका सा मुस्कुराया और सर्द सांस खारिज करके सर को झटका। जब इंसान के पास हद से बढ़कर ताकत आ जाए, वो ज़ोरे हाकमियत में हो, तो वो फिरौन बन जाता है, अपने आप को खुदा मानने लगता है, और फिर उसका गर्क होना तय है। राना मुबशिर भी उसी चौराहे पर आ खड़ा है। अगर मुझे उन्हें गर्क होने से बचाना है तो ये स्टेप उठाना लाजमी है, इसलिए तकलीफ तो सहनी पड़ेगी, मुझे भी और राना भाई को भी। रोहान ने अफसुर्दगी से सर झुकाए कहा। नूर उसकी हौसला अफजाई करके लब भींचे उसका बाजू थपथपा कर दिलासा देने लगी। मैं आपकी ये नेकी कभी नहीं भूलूंगी, किरण ने आप दीदा सा होकर कहा। रोहान अपने जज्बात काबू करता उठा और कमर पर हाथ रखकर सोचने लगा। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि कतई तौर पर राना भाई को शक नहीं होने देना। हमें उनके सामने नॉर्मल रहना है, जैसे सब ठीक हो गया है। रोहान कमरे में चक्कर काटता, हाथ हवा में लहराते हुए उनको प्लान समझाने लगा। नूर और किरण गौर से उसी को सुन रही थी। जब राना भाई अपनी मर्जी से डिवोर्स नहीं देंगे और किरण घर से भी नहीं निकल पा सकती, तो हमें थोड़ी हेर फेर तो करना पड़ेगी। बिना उनको खबर किए उनसे पेपर साइन करवाने होंगे। रोहान ने रुख मोड़ कर देखा। नूर और किरण दोनों सख्ते में चली गई थी। किरण, तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। जहाँ इतना अरसा बर्दाश्त किया वहीं थोड़ा और सही, रोहान ने हाथ बाहम मसलते हुए नरमी से कहा। तो किरण ने सर इस बात में हिला दिया। लेकिन मैं भी हर वक्त राना भाई की नज़रों से ओझल नहीं रह सकता, इसलिए आउटडोर काम करने के लिए हमें एक और इंसान दरकार होगा, उसने पुरसोच अंदाज में कहा। अब एक और इंसान कहाँ से लाएंगे? नूर ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया, जबकि किरण खामोशी से सोचती रही। रोहान इस्तेहज़ाइया अंदाज में उन दोनों को देखते हुए टेबल के पास गया और मोबाइल उठाया। किरण और नूर ने पुरताज्जुब नज़रों का आपस में तबादला किया और वापस रोहान की तरफ मुतवज्जो हुई। रोहान ने नंबर मिलाया और कॉल उठाए जाने का इंतज़ार करने लगा। नूर और किरण दम साधे उसी को देख रही थी। हेलो, दूर रिंग जाने पर कॉल उठाने वाले को रोहान ने मुखातिब किया। वो एक रेस्टोरेंट में कोने वाली मेज़ पर बैठा बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। इंतज़ार की सूरत उसे मजबूरन 2 दफ़ा कॉफ़ी ऑर्डर करना पड़ी। 1.5 घंटा इंतज़ार कर लेने के बाद उसने सामने से सूट बूट में मलबूस, बाल पीछे टिकाए, काला चश्मा पहने, प्रोफेशनल अंदाज में चलते जवान को अपनी तरफ आते देखा। आसपास मुतलाशी नज़रों से देखते हुए नशिस्त उसने संभाली और गॉगल्स उतार कर टेबल पर रखे। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई, रोहान ने बिजनेसमैन वाले अंदाज में तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। सादा पैंट शर्ट में मलबूस वो पहले ही इंतज़ार कर कर के तप चुका था।
और अब रोहान का बेपरवाह अंदाज उसे और चिढ़ा रहा था। कहिए रोहान साहब, इतनी उजलत में सिर्फ 2 जोड़े कपड़े और बिना मोबाइल फ़ोन के गाँव से इस तरह चोरी छुपे मिलने इस रेस्टोरेंट क्यों बुलाया आपने मुझे? आर्यन ने उसी बेरुखी से कहा और तीखी नज़रें रोहान पर जमाई रखी। उसकी बात पर रोहान महसूस हुआ और खुलकर मुस्कुराया। तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? उसने टेबल पर आगे होकर कहा। आर्यन तंजन हंसा और टेक लगाकर बाजू कुर्सी की पुश्त पर फैलाए। शायद आप भूल गए हैं, आपके मुअज़्ज़िज़ भाई ने मेरी कुट लगाकर जलीलो बेइज्जत करके मुझे ऑफिस से धक्के मारकर निकाला है। उसने तपे हुए अंदाज में मुंह बिसोरते हुए कहा। रोहान ने मसरूर होते हुए अबरू उचकाए और मुस्कुराहट दबाई। और वैसे भी मैं हिसाब का अच्छा नहीं हूँ, इसलिए फाइनेंशियल काम में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसने रुख मोड़कर दूसरी जानिब देखते हुए कहा। वो उसी अंदाज में रोहान से बात कर रहा था जिसमें रोहान ने उसे झिड़का था, और आज वो बदला पूरा पूरा वसूल करने पर तुला था। रोहान को हर हालत में अपने आप पर काबू रखना था। वो यहाँ उससे लड़ने नहीं, उसे साथ काम करने पर कायल करने आया था। आर्यन, मुझे तुमसे प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल काम है, किरण के लिए। रोहान अब हिस्से मिजाज को छोड़कर संजीदा हुआ तो बिना तमहीद बांधे पॉइंट पर आया। किरण का नाम सुनकर आर्यन के भी तासुरात स्पार्ट हुए थे। बस रोहान के सामने अपने जज्बात को काबू किए बैठा रहा। उसे खामोश देखकर रोहान फिर से गोया हुआ। अब की बार उसकी आवाज़ में अफसुर्दगी थी, रंज था, अपना ख़ानदान उजड़ जाने का मलाल था, लेकिन किरण के लिए हमदर्दी थी, इंसानियत थी, नेकी थी, उसकी ज़िंदगी महफूज करने का जज्बा था, राना भाई को बड़े तूफ़ान से बचाने की फ़िक्र थी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मान लेता तो शायद हालात इस नहज पर ना पहुंचते। उसने सर्द आह भरते कहा। किरण राना भाई से खुला लेना चाहती है और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है आर्यन। रोहान ने इल्तजाई नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। आर्यन ने ताज्जुब से अबरू उचकाए। कुछ अरसा पहले तक तो किरण राणा साहब को छोड़ने पर तैयार नहीं थी, इसीलिए उसने मेरा प्रपोजल ठुकराया था। फिर अब ऐसा क्या हो गया? उसने दिल में सोचा। पर यह तो आपका पर्सनल मैटर है, मुझे क्या मिलेगा मदद करके? आर्यन ने जेली खफगी से कहा। बिलफर्ज तुम पकड़े गए और राना मुबशिर ने फिर से तुम्हारी कुट लगा दी, तो इस दफ़ा इलाज के पैसे मैं दूंगा, पक्का। रोहान ने महजूज होते हुए हवा में हाथ उठाते खुश मिजाजी से कहा। आर्यन ने मुंह बिसोर कर रुख मोड़ लिया। करना क्या है मुझे? उसने मेज़ पर हाथ रखे और आगे होकर आगे का लाहे अमल तय करते हुए कहा। रोहान उसके राज़ी होने पर खुश हुआ था। सबसे पहला काम तो तुम्हें अपनी यहाँ मौजूदगी को खुफिया रखना होगा। तुम सिर्फ मेरे काम के वक्त निकलोगे, बाकी वक्त अंडरग्राउंड रहोगे और ये मोबाइल इस्तेमाल करोगे, वो भी सिर्फ मुझसे रब्ता करने के लिए। रोहान ने संजीदगी से कहते हुए एक मोबाइल फ़ोन उसे पेश किया। पर यह सब किस लिए? आर्यन ने मोबाइल फ़ोन पकड़ते हुए तशवीश से कहा। जब डिवोर्स की बात सामने आएगी तो राना भाई का शक सबसे पहले तुम पर जाएगा, क्योंकि किरण से मिलने पर ही उन्होंने तुम्हें पीटा था ना, और वो तुम्हें ट्रेस करने अपनी टीम ज़रूर भेजेंगे, इसलिए तुम्हें मोहतात रहना होगा, रोहान ने स्पार्ट अंदाज में कहा। आर्यन नज़रें झुका गया और चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। तुम्हारी ट्रैवल हिस्ट्री मैं मिटा दूंगा और मोबाइल हिस्ट्री के मुताबिक तुम अब भी गांव में हो, जिससे राना भाई को ये साबित हो जाएगा कि इस केस में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। रोहान उसे एक माहिर जासूस के से अंदाज में समझा रहा था। आर्यन ठोरी मुट्ठियों पर टिकाए गौर से उसे सुन रहा था। दूसरा ज़रूरी काम, तुम्हें राना भाई के लैपटॉप का सर्वर मेरे लैपटॉप से जोड़ना पड़ेगा, ताकि वहां से मैं सबूत इकट्ठे कर सकूं, उसने हतमी अंदाज में कहा और घूर कर आर्यन को देखा। आर्यन के चेहरे पर एक रंग चढ़ने और दूसरा उतरने लगा। फिर अपने तासुरात उसने नॉर्मल किए। लैपटॉप कब मिलेगा? आर्यन ने कंपोज्ड अंदाज में कहा। मेरी अगली कॉल पर, रोहान ने खड़े होते हुए कहा। आर्यन भी साथ ही उठ खड़ा हुआ। दोनों ने मुसाफिहा करते हुए अलविदाई कलमात कहे और अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। अगले 2 दिन बाद रोहान ने सुबह ही सुबह आर्यन को कॉल करके अपने कमरे के पिछले टेरेस पर बुलाया। जब तक वो रोहान के लैपटॉप पर अपना जौहर दिखा रहा था, रोहान दबे पांव राना भाई के कमरे में आया। राना भाई फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार होने में कितना वक्त लेते हैं? रोहान ने सरगोशी करते हुए कहा। किरण ने सोचते हुए अंदाज़ा लगाया और वक्त बताया। रोहान ने एयरपोर्ट पर बात दोहराई। आर्यन 1 घंटा, उसने सरगोशी करते हुए बताया।
आर्यन का जवाब सुनकर उसने सर को जुम्बिश दी। किरण, कुछ भी हो जाए, राणा भाई 1 घंटे से पहले बाहर नहीं आने चाहिए, उसने किरण को सख्ती से तंबीह करते हुए कहा और भागकर नीचे वापस उतरा। सिक्योरिटी गार्ड और बॉडीमैन से छुपते छुपाते वो राणा साहब की कार तक आया और लैपटॉप उठाकर अपने कमरे को लपका। नूर को हिदायत दी कि वो कमरे के बाहर पहरा देती रहे। जैसे ही किरण का इशारा मिले वो उन्हें जल्दी से आगाह करें। किरण कमरे में टहलते हुए राणा साहब के हरकत का मुशाहिदा कर रही थी। दिल में दुआएं करती, वो नाखून काटती रही कि राणा साहब जल्दी तैयार ना हो जाएं। वो बार बार घड़ी की तरफ देखती, उनके सामने आती और उनका वक्त ज़ाया करने के लिए बातें करने लगी। राणा साहब जो हुआ सो हो गया, सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करते हैं। वो रुक रुक कर बात करती, उनके बाजू को थाम कर खुशगवार मिजाजी से बात करती। राणा साहब स्पार्ट अंदाज में उसी को देख रहे थे। ना मेरी गलती ना आपकी, दरगुजर करते हैं, आखिर हमारा रिश्ता ही ऐसा है, उसने नर्म लहजे में कहा। वहीं दूसरी जानिब नूर की नज़रें कमरे के दरवाजे पर टिकी थीं और रोहान आर्यन के साथ लैपटॉप पर लगा था। जब उसने दस्तक सुनी, आर्यन की कीबोर्ड पर महारत से चलती उंगलियां रुक गईं। रोहान दरवाजे पर गया और आउट से बाहर देखा। रोहान, जल्दी करो, 1 घंटा पूरा हो गया, नूर ने तशवीश से सरगोशी की। रोहान ने मुड़कर आर्यन को देखा और 2 उंगलियां उठाकर 2 मिनट का इशारा किया तो रोहान ने सर को जुम्बिश दी और अपनी जगह पर बैठ गया। राणा साहब ने किरण की बातों से मुतासिर हुए बगैर स्पार्ट अंदाज में उसका हाथ परे हटाया। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, वो कहते हुए आगे बढ़े। किरण का दिल डूबने लगा। जैसे ही राणा साहब ने दरवाज़ा खोला, नूर सामने खड़ी दिखाई दी। राणा भाई, मेरी और किरण की यूनिवर्सिटी फ्रेंड की सालगिरह है कल, उसने किरण को ख़ास तौर पर साथ लाने को कहा है। किरण भी मेरे साथ पार्टी में चले। नूर ने झिझकते हुए उन्हें कल के प्लान के बारे में बताना शुरू किया। उसी वक्त रोहान फिर से दबे पांव बाहर आया और राणा मुबशिर के लैपटॉप को अपनी जगह पर रख दिया। राणा भाई ने सोचकर फैसला बताने का कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद नूर और किरण भी रोहान के कमरे में आई। किरण 3 से 4 महीने बाद आर्यन के रूबरू हुई थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज करती वो रोहान की तरफ मुतवज्जो रही। आर्यन ने रोहान के लैपटॉप पर कुछ बटन दबाए और उसकी सुबह से अब तक की कार्रवाई डिलीट कर दी ताकि राणा मुबशिर देख ही ना सके। अगली सुबह नूर किरण को लेकर अपने साथ पार्टी में जाने के बहाने घर से आ गई। राणा साहब ने ये सोचकर इजाज़त दी कि वो अपने बड़े शौक से गुजरी है, थोड़ा बाहर जाएगी तो उसका दिल बहल जाएगा। पार्टी में जाने की बजाय नूर उसे रोहान के बताए एड्रेस पर ले गई। वहाँ आर्यन इंतज़ार में खड़ा था। उसे आर्यन के साथ कचहरी पहुँचना था, जहाँ रोहान पहले ही मौजूद था। बेदिली से वो आर्यन की कार में बैठी जो रोहान ने उसे इस मिशन के लिए मुहैया की थी। कैसी हो किरण? काफ़ी देर खामोशी से ड्राइव करने के बाद उसने किरण को मुखातिब किया। ठीक हूँ, किरण सिर्फ इतना ही जवाब दे सकी। मुझे अच्छा लगा, आखिर तुमने अपने बारे में सोचा, अपने लिए कदम उठाने का फ़ैसला किया। आर्यन नरमी से उसकी हौसला अफजाई कर रहा था। वक्फे वक्फे से वो रुख मोड़कर किरण को भी देखता, लेकिन किरण विंड स्क्रीन के बाहर शहर को देखती रही। तुम नहीं जानते आर्यन, ये कदम उठाने के लिए मैंने क्या कुर्बानी दी है। उसने संजीदगी से दिल में सोचा पर कहा कुछ नहीं। आर्यन को उसकी बेरुखी से दुख हो रहा था। क्या तुम इस फैसले से खुश नहीं हो? आर्यन ने तशवीश से पूछा। खुश हूँ, किरण ने अब भी 2 लफ्ज़ी जवाब दिया और फिर से खामोश हो गई। नज़रें मुसलसल विंड स्क्रीन के बाहर नज़र आती इमारतों पर जमी थी। आर्यन बदमज़ा हुआ। उसका और ज़बरदस्ती किरण को गोया करवाने का दिल नहीं चाहा, तो वो भी खामोश हो गया। कचहरी पहुंचकर कार से उतरते हुए किरण ने चादर सर पर डाली और चेहरे पर नकाब लिया ताकि कोई मीडिया वाला मौजूद हो तो उसे पहचान ना सके। रोहान वहीं कॉरिडोर में ही फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू करने में मसरूफ़ था। उनको आते देखा तो फ़ोन पर अलविदा करते हुए उनके सामने आया और उनको साथ ही एक कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे के अंदर सिर्फ रोहान और किरण गए थे। आर्यन जबकि बाहर खड़ा हो गया। वकील के कैबिन में किरण ने खुला की दरख्वास्त दर्ज की और साथ ही वीडियो की लिस्ट पेश की जो कल रात फिर रोहान ने घर के कैमरों की हिस्ट्री से निकाली थी। दरख्वास्त दायर करने के लिए तो ये सबूत ठीक हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इससे तो राणा मुबशिर फ़ोटोशॉप वीडियो करार देकर 2 मिनट में मनसूख कर देंगे।
ہمیں کچھ عینی شاہدین کی بھی ضرورت پڑے گی، کچھ ایسے دستاویزات جو ایک ہی دفعہ میں خلا کی منظوری کے ساتھ ساتھ ان کی گرفتاری کے بھی آرڈر جاری کروا سکیں۔ وکیل نے پروفیشنل انداز میں وضاحت دی۔ گرفتاری کیوں؟ ہمیں صرف خلا کروانی ہے۔ روحان گرفتاری کا سن کر روحان سی ہوا تھا۔ وہ اپنے دل عزیز رانا بھائی کو جیل میں کیسے ڈال سکتا تھا؟ اس نے بے یقینی سے کرن کو دیکھا، وہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ روحان، میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ آپ رانا مبشر کے مزاج سے واقف ہیں۔ اگر وہ آزاد رہے تو وہ 1,00,000 طریقے آزمائیں گے، لیکن خلا منسوخ کروا کر رہیں گے۔ اور بالفرض ایسا نہ بھی ہو سکے تو کرن کی جان لینے ضرور آ جائیں گے، اور پھر جب انہیں معلوم پڑے گا کہ ان سب میں آپ بھی شامل ہیں تو آپ تو ان کے بیٹے جیسے ہیں۔ آپ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ کی شادی شدہ زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے ان کی گرفتاری لازمی ہے روحان، وکیل صاحب نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا۔ روحان اب بھی اضطراب میں تھا۔ اس کا ضمیر اس قدم اٹھانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ کرن کو روحان پر شدید ترس آنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ مجبوری میں وہ لب کاٹنے لگی۔ ماحول میں تناؤ بڑھنے لگا تو وکیل کھنکارے، فی الحال آپ عینی شاہدین اور دستاویزی ثبوت کا انتظام کریں روحان۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جیسے ہی یہ معاملہ نبٹ جائے گا میں خود رانا صاحب کی قید کی مدت کم سے کم کروا دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ انہوں نے ہمدردی سے ہاتھ بڑھا کر روحان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ روحان پھیکا سا مسکرایا اور سر کو جنبش دیتے ہوئے آگے کی پلاننگ کرنے لگا۔ کرن نے سرد سانس خارج کی اور غور سے ان کی گفتگو سننے لگی۔ وہیں دوسری جانب نور اس وقت اپنے گھر پر موجود تھی اور غصیلے انداز میں سرد مہری سے نگار بیگم کی آہو بکا سن رہی تھی۔ جب سے اسے ماما کے فریب کا پتہ چلا تھا اس نے نگار بیگم سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ آج وہ ان کے بہت منت سماجت کرنے پر ان کے گھر آئی تھی۔ وہ منہ پھلائے، ہاتھ باندھے، منہ بسورتے ہوئے، پاؤں ہلاتی بیزاری سے بیٹھی نگار بیگم کی دہائیاں سن رہی تھی۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے، اس نے ایک دفعہ بھی میرا نہیں سوچا، اپنی ماما کو بے سہارا چھوڑ دیا، نگار بیگم نے بہتے آنسوؤں سے کہا۔ ہادی نے وہیں مانچسٹر میں ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اسی کے ساتھ وہیں سیٹل ہو گیا تھا، جس کی خبر سن کر نگار بیگم نے آج گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے نور کے ساتھ اپنا غم بانٹنے اسے بلایا، لیکن الٹا نور انہی کو ملامت کر رہی تھی۔ جو دوسروں کی اولاد پر ظلم ڈھاتے ہیں نا ماما، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی یہ سوچا جو آپ اپنے لالچ کے لیے کرن کے ساتھ کر رہی ہیں وہ کبھی آپ پر بھی پلٹ کر آئے گا، کبھی اس کا بھی حساب چکانا پڑے گا آپ کو، نور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نگار بیگم کے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پچھتاوے سے سر جھکا گئیں۔ سوری ماما، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، آپ کو آپ کے کرموں کی بھریائی خود کرنا پڑے گی، ہمدردی سے کہتی وہ باہر چلی گئی تو نگار بیگم ہاتھ مسلتے روتی رہ گئی۔ کچہری سے واپس آرین نے کرن کو وہیں ڈراپ کیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ نور پہلے ہی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ آرین سے بائے کہتی وہ اس کی کار سے اتری اور نور کی کار میں جا بیٹھی۔ آرین واپس مڑا تھا کہ روحان نے اسے کال کی۔ آرین، ایک ایڈریس میسج کر رہا ہوں، وہاں جا کر شمائلہ نامی عورت کو ہماری میٹنگ پلیس پر لے کر آؤ۔ اس نے روحان کی ہدایت دیتی آواز سنی۔ وہ آ جائے گی میرے ساتھ؟ آرین نے تجسس سے سوال کیا۔ نہیں آئی تو اٹھا کر لے آنا، روحان نے مصروف انداز میں مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا۔ آرین اس کی بات سن کر شاکڈ ہوا۔ اوہ ہیلو روحان صاحب، اچھے خاصے کمپیوٹر ایڈیٹر کو جاسوس تو بنا دیا ہے، اب کیا اغوا کار بھی بنواؤ گے؟ اس نے کار روک کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ جواب میں اس نے روحان کا کہا سنا، اس سے مل کر پہلے اس سے میری بات کرواؤ، میری بات سن کر وہ آ جائے گی خود ہی، روحان نے ہنستے ہوئے کہا اور فون بند کیا۔ میسج ملتے ہی آرین نے ایڈریس پڑھا اور کار کا رخ گھما دیا۔ گھر میں وہ تینوں نارمل انداز میں ہوتے، کوئی کسی سے زیادہ اس موضوع پر بات نہیں کرتا، اور کرنا بھی ہوتا تو روحان کے کمرے میں بات ہوتی، اس لیے رانا مبشر کو ان کی کسی کارروائی کا اندیشہ نہیں ہوا۔ کرن کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی رہائی کا انتظار ہونے لگا۔ اس رات روحان وکیل کی ہدایت کے مطابق کچھ اور ثبوت ڈھونڈنے لگا تھا۔ عینی شاہد کے طور پر اس نے ان کی پرانی ملازمہ شمائلہ کو عدالت میں حاضر ہونے پر قائل کر لیا تھا، لیکن اب تک اسے کوئی کاغذی دستاویز ہاتھ نہیں لگے تھے۔
लेकिन अब तक उसे कागजी दस्तावेज हाथ नहीं लगे थे। रात देर गए राणा साहब के सो जाने के बाद उसने अपने लैपटॉप से उनके लैपटॉप पर नज़र गर्दानी शुरू की। काफ़ी जतन करने के बाद उसे एक सीक्रेट फोल्डर मिला। रोहान ने ताज्जुब से अबरू उठाकर फोल्डर खोला तो सामने 12 साल पहले की उनकी और बेला की कुछ खास वीडियोस मौजूद थीं, जिसमें उसकी खुदकुशी का सानेहा भी था। रोहान का खौफ से मुंह खुल गया। उसे याद आया कि उस वक्त तो उसे बेला की मौत की कोई और वजह बताई गई थी। उसने उफ करते आंखें मूंद लीं और अफसोस से पेशानी मुट्ठी पर पटकी। गीली सांस अंदर खींचकर खुद को कंपोज करते हुए उसने वो वीडियो कॉपी की और सोने के लिए लेट गया। सुबह उसका राना मुबशिर के सामने जाने का दिल नहीं किया। नूर उसका नाश्ता कमरे में ही ले आई थी। किरण भी हाल दरियाफ्त करने उसके कमरे में दाखिल हुई। रोहान, आप ठीक तो हैं? इतना तशवीश मत करें, सब ठीक हो जाएगा। इतना तशवीश मत करें, सब ठीक हो जाएगा, उसने मुतफिक्र लहजे में कहा। उसी लम्हे राणा साहब भी कमरे में दौड़ाए। आर यू ओके रोहान? उन्होंने उसकी पेशानी पर हाथ रख कर पूछा। हाँ राणा भाई, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, उसने खुश मिजाजी से कहा। तुम आज रेस्ट करो, ऑफिस से छुट्टी कर लो, उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रोहान ने एहतराम से सर को जुम्बिश दी और उनकी हिदायत कबूल की। उनके कमरे से जाने के बाद किरण भी साथ ही निकल गई। उसने सोचा अब तो रोहान घर पर ही है, वो बाद में मसला पूछ लेगी। कोई 2 घंटे बाद वो वापस उनके कमरे में आई तो रोहान शर्ट और जीन्स पहने कहीं जाने के लिए तैयार था। रोहान, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज आराम कर लेते, किरण ने बेबसी से कहा। नहीं किरण, आज ही तो सबसे अहम काम है, समझो ये काम हो गया तो खुला अप्रूवल होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, उसने पुरुमीद अंदाज में कहा। ऐसा कौन सा काम है? किरण ने हैरत से पूछा। नूर भी कमरा समेटते उसकी बात सुनने रुक गई। बेला की खुदकुशी को नागहानी तौर पर हादसा करार देने के सबूत, रोहान ने जख्मी आवाज़ में कहा। उन दोनों की आंखें फैल गईं और मुंह खुल गया। इससे आगे उन दोनों के पास कोई रद्द अमल नहीं था। रोहान अफसुर्दगी से मुस्कुराया और बाहर निकल गया।